महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। बउआ, वर्गीकरण जो वर्ड है इसका मतलब हो गया बंटवारा, बांटना, विभाजन। तत्वों का क्या करना? विभाजन करना। अच्छा, तत्व विभाजन करने के लिए तत्वों की संख्या पहले हम लोग को पता होनी चाहिए कि कितनी है। अभी तक प्रकृति में उपलब्ध कुल तत्वों की संख्या 118 है। अभी तक प्रकृति में उपलब्ध कुल तत्वों की संख्या 118 है। इसी 118 तत्वों का विभाजन हुआ जिसे तत्वों का वर्गीकरण कहा गया। इन 118 तत्वों में से 98 तत्व जो है यह प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक तत्व है, हाँ, नेचुरल। और उसके बाद जो शेष बच गया 20 गो तत्व, यह हो गया कृत्रिम है। कृत्रिम है, इस तत्व को मानव द्वारा बनाया गया है और यह तत्व प्रकृति का देन है। 98 को तत्व प्राकृतिक है और 20 तत्व कृत्रिम है। 98 और 20 मिलाकर के कुल कितना हो गया? 118। अभी 118 तत्वों का अध्ययन करने में कुछ कठिनाइयाँ होती थी। इसीलिए क्या किए, रसायन शास्त्रियों ने अध्ययन करने में आसानी हो, सुविधाजनक बनाने के लिए इन तत्वों का वर्गीकरण कर दिए। अलग अलग ग्रुप बना करके एक ग्रुप में रख दिए 10, किसी ग्रुप में 8, किसी ग्रुप में 20, किसी ग्रुप में मतलब 25, ऐसे करके अलग अलग छोटा छोटा संख्या बना करके ग्रुप बना दिए ताकि एक एक ग्रुप को बारी बारी से अध्ययन किया जाए तो कुल मिलाकर के 118 तत्वों का अच्छा से अध्ययन हो जाए। तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया था? इन सभी तत्वों के अध्ययन करने में कठिनाइयाँ होती थी, तो उसे आसान बनाने के लिए, अध्ययन करने में सुविधा हो, किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण हुआ। और तत्वों का जब वर्गीकरण हुआ तो सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, यह बात जानना है कि किसने सबसे पहले वर्गीकरण किया। 4 वैज्ञानिक थे। 4 वैज्ञानिक का नाम आता है वर्गीकरण में। सबसे पहले थे वैज्ञानिक डोवे राइनर। 1 नंबर वैज्ञानिक कौन थे? डोवे राइनर। उसके बाद दूसरे नंबर के जो वैज्ञानिक थे वे थे न्यूलैंड। और तीसरे स्थान पर जो वैज्ञानिक थे वे थे मेंडलेफ। और चौथे नंबर में जो थे वो थे मोसले। 4 वैज्ञानिकों ने मिल करके इन 118 तत्वों का वर्गीकरण किया। 4 आदमी की क्या जरूरत थी? कोई एक आदमी कर देता। एक आदमी पहले किया, डोवे राइनर किए, लेकिन इनके वर्गीकरण करने के बाद अध्ययन करने में कुछ तो आसानी हुआ, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा से वर्गीकरण किया जा सके। कुछ हद तक आगे जाने के बाद जब न्यूलैंड आए और न्यूलैंड ने डोवे राइनर के वर्गीकरण को इनके द्वारा जिस तरह से बांटा गया था उसको देखे, पढ़े, तो इन्हें लगा कि इससे बेहतर मैं इसका वर्गीकरण कर सकता हूँ और अच्छा से, ताकि लोगों को इससे भी आसानी से समझ में आ जाए। तब दूसरे नंबर पर न्यूलैंड उसका वर्गीकरण किया। 2 व्यक्ति ने अलग अलग तरीक़ा से वर्गीकरण कर दिए। दोनों के वर्गीकरण के बाद मेंडलीफ जब तत्वों के बारे में जाने तो उन्होंने इन दोनों के वर्गीकरण को देखे, समझे, परखे, सभी तत्वों के बारे में बारी बारी से अध्ययन किए। किस तत्व में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन से तत्व किस अवस्था में होता है, तत्वों की अवस्थाएं, गुण और इसकी अभिक्रियाशीलता को देखते हुए इन्होंने फिर से नई तरीक़ा से तत्वों का वर्गीकरण किया। मेंडलीफ
कुछ दिन तक लोग मेंडलीफ के द्वारा वर्गीकरण किए गए तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था, जिस समूह में ये वर्गीकरण किए थे उससे तो लोग अध्ययन कर रहे थे। अंतिम में मेंडलीफ के बाद उनका एक शिष्य थे, मेंडलीफ के शिष्य थे मोसले। मोसले लास्ट में आए और इन्होंने जो वर्गीकरण किया सबसे लाजवाब वर्गीकरण रह गया मोसले का, सबसे बेहतर तरीका से, बहुत ही सुंदर तरीका से इस तरह से अलग अलग ग्रुप में बना करके मोसले ने जो वर्गीकरण किए जो आज तक प्रचलन में है और लगता है कि कुछ लंबे समय तक अभी रहेगा। फिर मोसले से और बेहतर कोई दूसरे वैज्ञानिक वर्गीकरण करेंगे तो फिर उनका नाम आएगा। अभी तक कुल मिलाकर के 4 वैज्ञानिकों का नाम आया है तत्वों के वर्गीकरण में। तो सबसे पहले कौन किए थे? डोवे राइनर, दूसरे नंबर में न्यूलैंड, तीसरे नंबर में मेंडलीफ और चौथे नंबर में मोसले। ये 4 वैज्ञानिक का नाम हम लोग जान गए कि कौन कौन ने तत्वों का वर्गीकरण किए। अब देखना है हम लोग को, अब हम लोग देख रहे हैं चारों वैज्ञानिक के नाम जब क्रम से जान गए तो यह भी जान लेते हैं कि कौन वैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे। कभी कभी यह भी पूछ देता है वैज्ञानिक से उसका देश का रिलेशन जो रहता है वो मिलान करने के लिए परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले डोवे राइनर देख लेते हैं कि कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। डोवे राइनर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। न्यूलैंड कहाँ के थे? ब्रिटेन के ना। हाँ, ब्रिटेन लिख सकते हैं, चाहे इंग्लैंड लिख सकते हैं, इंग्लैंड। और उसके बाद मेंडलीफ थे रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ। मोसले थे, फिर से इंग्लैंड कह सकते हैं, ब्रिटेन कह सकते हैं, अब सुनिए बुआ, डोवे राइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। डोवे राइनर जर्मनी के, न्यूलैंड इंग्लैंड, मेंडलीफ कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। और मोसले कहाँ के थे? ब्रिटेन के। अब ये चारों व्यक्ति के, चारों वैज्ञानिक के देश जब पता चल गया हम लोग को, तब यह देखना है कि इन्होंने कब कब तत्वों का वर्गीकरण किया। जर्मनी के वैज्ञानिक डोवे राइनर ये तत्वों का वर्गीकरण किए थे 1829 में। कब किए थे? 1829 में। न्यूलैंड जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे 1863 में। मेंडलीफ जो रूस के वैज्ञानिक थे 1869 में। मोसले जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे 1913 ईस्वी में। ध्यान देंगे। हाँ, बहुत अच्छा बउआ पकड़ रहा है कि 9-9-3-3 ना, 9-9-3-3। यह देखो इंग्लैंड एक के है और जर्मनी है और रूस है। डोवे राइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। डोवे राइनर ने तत्वों का वर्गीकरण कब किया? 1829 में। न्यूलैंड ने कब किया था? 1863 में। मेंडलीफ ने कब किया था? 1869 में। और मोसले ने कब किया था? 1913 में। 4 वैज्ञानिक, चारों का संबंधित देश, और उन चारों ने तत्वों का वर्गीकरण कब कब किए। 4 तरीके 12 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग यह देखते हैं कि किस वैज्ञानिक के समय कितने तत्व ज्ञात। डोवे राइनर जिस समय तत्वों का वर्गीकरण किया उस समय यह क्लियर नहीं था कि तत्व कितने हैं, तत्वों की संख्या क्लियर नहीं था। यह था कि कुछ प्राकृतिक तत्व था लेकिन उसकी संख्या क्लियर नहीं था। तो डोवे राइनर के समय तत्वों की संख्या क्लियर नहीं था। लेकिन जब न्यूलैंड जिस समय तत्वों का वर्गीकरण किया तो ये सोचा था कि हम डोवे राइनर से कुछ अच्छा करेंगे, तो कुल तत्वों की संख्या को गिनती कर लिया था कि कुल कितने तत्व है, उसी के हिसाब से उसे अलग अलग ग्रुप बना करके हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। तो न्यूलैंड तत्वों का गिनती कर लिया था। न्यूलैंड के वर्गीकरण के समय तत्वों की संख्या थी कितना? 56। कितना थी? 56। उसके बाद जब मेंडलीफ वर्गीकरण करने के लिए आया तो मेंडलीफ के वर्गीकरण करने के समय कुछ और नए तत्व की खोज हो गए थे। तत्वों की संख्या बढ़ करके हो गए थे 63। मेंडलीफ के बाद आया मोसले। तब मोसले जिस समय तत्वों का वर्गीकरण किया, समय भी लंबा सा, दोनों के बीच लंबा समय अंतराल हुआ, जिसके कारण और अधिक तत्व की खोज हो गई थे। तो मोसले के समय प्राप्त ज्ञात तत्वों की संख्या थी 114 और आज अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं तो कुल तत्वों की संख्या है 118।
अब हम लोग चारों वैज्ञानिक के बारे में कुछ विशेष बात जान गए कि सबसे पहले किसने किया था वर्गीकरण, डोवे राइनर, दूसरे नंबर पर न्यूलैंड, तीसरे नंबर में मेंडलीफ और चौथे नंबर में मोसले। डोवे राइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के। इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया 1829 में, और इनके वर्गीकरण के समय तत्वों की संख्या क्लियर नहीं था। न्यूलैंड जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1863 में तत्वों का वर्गीकरण किए। 1863 में जिस समय ये वर्गीकरण किए उस समय तत्वों की संख्या ज्ञात हो गई थी कितनी, 56। मेंडलीफ रूस के वैज्ञानिक थे, 1869 में तत्वों का वर्गीकरण किए, और इनके वर्गीकरण करने के समय तत्वों की संख्या ज्ञात थी 63। लास्ट में है मोसले। मोसले ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, 1913 में तत्वों का वर्गीकरण किए, और इनके वर्गीकरण के समय तत्वों की संख्या ज्ञात थे 114। तो कुछ मुख्य बातें ये चारों वैज्ञानिक से संबंधित हम लोग जाने। अब बारी बारी से हम लोग को देखना है इनकी चारों जो वैज्ञानिक है, चारों ने किस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण और कैसे किए, क्या विशेषताएं हुई इनके वर्गीकरण में, चारों के बारी बारी से अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डोवे राइनर के बारे में। अब बोला बहुआ, सबसे पहले हम लोग किसका अनुसार देखते हैं, डोवे राइनर। डोवे राइनर के अनुसार जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, किस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किए, वह हम लोग को देखना है बुआ। देखिए, जर्मन वैज्ञानिक डोवे राइनर ने, कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के। जर्मन वैज्ञानिक डोवे राइनर ने 1829 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया। डोवे राइनर ने 1829 में तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने 3 तत्वों को एक समूह में बढ़ते क्रम में सजाया। 3 तत्वों का एक समूह बनाए और उसे बढ़ते क्रम में आगे की ओर सजाए। और सजाने के लिए एक उनका जो तरीका था वह क्या था कि 3 तत्वों को ऐसे एडजस्ट किए, ऐसे सजाए जिसमें बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता था। डोवे राइनर ने जो तत्वों का वर्गीकरण किए, इनका जो तरीका था वह 3 तत्वों को एक ग्रुप बना करके किए। 3 तत्वों को एक समूह में रखे। जैसे में एग्जाम्पल में देखा जाए, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ध्यान देंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कै गो तत्व हो गया, 3 गो के। और यह 3 गो ऐसे तत्वों को लिए कि इन तीनों में परमाणु भार जो हुआ, परमाणु भार, सबका परमाणु भार सब लोग को याद है। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। परमाणु भार क्या होता है, 39। डोवे राइनर ने इस तरह से विभाजन किए कि इनका कहना था, इनका मानना था कि बीच वाले तत्वों का जो परमाणु भार होगा वह अन्य 2 तत्व, जो साइड वाला 2 को बच गया, लिथियम का और पोटेशियम का, अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। कभी कभी है कि जितना औसत आएगा उतना ही भी होगा, कभी कभी उससे थोड़ा सा कम बेसी होगा। इसीलिए बताया गया है कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, बीच में कौन से तत्व को लिया था डोवे राइनर, सोडियम को। साइड में लिथियम और साइड में पोटेशियम, बीच में किसे लिया था, सोडियम। सोडियम का परमाणु भार 23। अब इधर लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का 39। 7 और 39 का जब औसत निकाला जाए तो 7 + 39 क्या होगा, और औसत निकालने के लिए 2 गो राशि है तो 2 से भाग करेंगे, 46/2 तक होगा 23। इसी आधार पर डोवे राइनर ने उनके समय जितना तत्व ज्ञात था उन सभी तत्वों का वर्गीकरण किए। क्या तत्व को लेकर के वर्गीकरण किए, 3 तत्व को लेकर के। तो यह कहलाया डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत परीक्षा में पूछता है कि तत्वों के वर्गीकरण में त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, डोवे राइनर। त्रिक सिद्धांत नाम क्यों पड़ा, 3 तत्वों को लेकर के उन्होंने वर्गीकरण किया, इसीलिए इस सिद्धांत को कहा गया, डोवे राइनर के इस सिद्धांत को कहा गया त्रिक सिद्धांत।
डोबे राइनर ने सिद्धांत दे दिया, तत्वों का वर्गीकरण कर दिया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। कारण क्या था कि उनके समय जितना तत्व ज्ञात था उन सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो रहा था। शुरू से कुछ तत्व पर लागू हुआ, लेकिन आगे जाने के बाद आगे के तत्वों पर साइड वाला का औसत निकालने पर बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाता था। बीच वाला में कहा गया क्या लगभग बराबर, मतलब थोड़ा सा का कम बेसी हो सकता था, लेकिन बहुत का अंतर होना, तो फिर यह सिद्धांत सफल नहीं हुआ। डोबे राइनर का जो परमाणु के वर्गीकरण तत्वों के वर्गीकरण में जो सिद्धांत दिया गया, यह सिद्धांत असफल हो गया। कारण क्या था कि यह त्रिक सिद्धांत उस समय के ज्ञात तत्वों पर सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। बउआ यहाँ पर लिखे हैं, आपको नोट करने के लिए लिख दिए हैं कि डोबे राइनर जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को क्या कहा गया? डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत कहा गया। लेकिन डोबे राइनर का यह त्रिक सिद्धांत सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ और यह सिद्धांत क्या हो गया? असफल हो गया। तो डोबे राइनर के सिद्धांत असफल होने के बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं कौन? न्यूलैंड। न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया, अब हम लोग न्यूलैंड के बारे में देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? न्यूलैंड के अनुसार न्यूलैंड ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, किस आधार पे किया और कैसे किया, अब न्यूलैंड के वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। बउआ, ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूलैंड, कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, तब ब्रिटिश वैज्ञानिक कहलाएंगे। तब ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूलैंड ने 1863 में ना बताया कि तत्वों का वर्गीकरण किया। कभी कभी कोई किताब 1864 भी बता देता है। वो 1863-64 एक के बार लिख दिया है, 63 ही ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं कभी रहेगा 64। तो 1863-64 में तत्वों का वर्गीकरण किया। कब किया था? 1863-64 में। अच्छा, वर्गीकरण किया तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात हो चुका था? 56। डोबे राइनर के समय क्लियर नहीं था, लेकिन न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात हो चुके थे? 56। अब उस 56 तत्वों को न्यूलैंड ने किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कैसे? तो बढ़ते क्रम में पहले कम द्रव्यमान वाला को रखा, फिर उससे ज़्यादा द्रव्यमान वाला को, फिर उससे ज़्यादा द्रव्यमान वाला को। तब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। न्यूलैंड ने बताया, जो वर्गीकरण किया उसमें बताया वर्गीकरण करते समय कि प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुण धर्म में समानता रखता है। देखिए न्यूलैंड कैसे वर्गीकरण किया कि एक तत्व को जहां एडजस्ट किया उसके बाद दूसरे तत्व को एडजस्ट किया। बउआ ध्यान देगा, पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तत्व, 11वां तत्व। इसी तरह से आगे बढ़ते क्रम में उन्होंने तत्व को एडजस्ट किया। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक तत्व, जैसे ही पहला तत्व है, तो इस तत्व में जितना भी गुण पाया जाएगा वह सभी गुण इसके 8वें तत्व यहाँ पर आ जाएगा। 8वां तत्व, जो गुण इसमें होगा वही गुण इस 8वें तत्व में भी पाया जाएगा। न्यूलैंड ने इसी आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। फिर 2 नंबर में वैसे तत्व को एडजस्ट किया कि यहाँ से चलने के बाद इसका 8वां तत्व पहुँचेगा को 9वां नंबर पे है। फिर तीसरे स्थान पे वैसे तत्वों को रखा कि 3 के बाद जो 8वां तत्व होगा वो आएगा क्या पर? 10 पर। तो यहाँ से तीसरा नंबर में जो भी तत्व रखा इसका गुण 10वें तत्व के गुण में मिलता जुलता रहा, मतलब एक समान गुण इसका और इसका एक समान गुण प्रदर्शित होगा। इसी तरह से न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण और आगे की तरफ बढ़ते चला गया। कितने तत्व था? 56। 56 तत्व को ऐसे सजाया कि प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ में समान गुण प्रदर्शित करेगा, मतलब इसका गुण इसके 8वें तत्व में मिलेगा,
फिर दूसरा का गुण इसके 8वें तत्व में मिलेगा और इसका गुण इसके 8वें तत्व में मिलेगा। इस तरह से तो न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया, सजा दिया, और यह बहुत ही अच्छा से एडजस्ट भी हो गया। लेकिन जाते आगे जाते 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 जैसे ही कैल्शियम तक पहुंचा, उसके बाद यह फेल होने लगा। यह नियम आगे, उसके आगे जो तत्व को एडजस्ट किया था उसका गुण इसके गुण के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि कैल्शियम तक यह नियम, जिस नियम के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया वह कैल्शियम तक तो लागू हुआ, लेकिन उसके बाद के तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हुआ। नतीजा क्या होगा? न्यूलैंड का सिद्धांत, न्यूलैंड ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया यह भी असफल हो। अच्छा, कोई व्यक्ति कोई काम करे और उसका काम तब तक सफल नहीं हो पाता है जब तक जो काम दिया गया वह पूर्ण रूप से पूरा न हो जाए। तो इसके समय कुल तत्वों की संख्या 156 थी जिसका वर्गीकरण किया गया, 56 थी जिसका वर्गीकरण किया गया। तो जिस नियम के आधार पर किया तो वह सभी तत्वों पर लागू होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम तक लागू हुआ और उसके आगे के तत्वों पर यह लागू नहीं हुआ, जिसके कारण माना गया कि न्यूलैंड का सिद्धांत असफल होगा। एक कारण और था न्यूलैंड के सिद्धांत में, एक कारण और था असफलता के, कि इन्होंने जिस तरह से ग्रुप बना करके तत्वों का वर्गीकरण किया, 1 से शुरू किया 8 तक, फिर 2 से शुरू किया 9 तक, ऐसे करके जो ग्रुप बना करके तत्वों का वर्गीकरण किया, टोटल 56 तत्व के लिए इन्होंने एक सारणी बहुत अच्छा बनाया और उसमें कुल 56 बॉक्स भी बनाया, 56 घर बनाया और 56 तत्वों को उसके घर में एडजस्ट कर दिया। एक भी ऐसा बॉक्स खाली नहीं छोड़ा कि आगे कोई नए तत्व की खोज हो जाए तो उसे फिर से इसमें एडजस्ट किया जा सके। एक भी ऐसा घर खाली नहीं छोड़ा था और उसके बाद और नए नए तत्वों की खोज हुई तो फिर उसे कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो इन 2 कारणों से न्यूलैंड का जो तत्वों का वर्गीकरण का जो सिद्धांत था वह असफल हो गया। अब न्यूलैंड के बारे में यही बात तो हम यहाँ पर आपको लिखे हैं नोट करने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए जितनी बात बताया है कि न्यूलैंड ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। न्यूलैंड ने इस सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत कहा गया। अच्छा, न्यूलैंड 8 के 8वें तत्व से रिलेशन बना करके जो वर्गीकरण किया था, इस सिद्धांत को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड ने। अच्छा, न्यूलैंड ने जो तत्वों के वर्गीकरण में सिद्धांत दिया वह क्या कहलाया? अष्टक सिद्धांत कहलाया। तो न्यूलैंड के इस सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत कहा गया, लेकिन न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू हुआ और बाकी के तत्वों पर यह लागू नहीं हुआ। अपने वर्गीकरण में न्यूलैंड ने नए तत्वों के लिए कोई खाली जगह नहीं छोड़ा, जिसके कारण न्यूलैंड का यह जो सिद्धांत था वह क्या हो गया? असफल हो गया। तो तत्वों के वर्गीकरण में आज की क्लास में हम लोग देख लिए कि किस तरह से तत्वों का वर्गीकरण होना शुरू हुआ, किसने प्रारंभ किया? तो डोबेराइनर ने शुरू किया। डोबेराइनर के समय तत्वों की संख्या ज्ञात नहीं थे। उसके बाद दूसरे नंबर में आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या ज्ञात थी 56, जिसे इन्होंने अष्टक सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन इनका भी सिद्धांत कुछ कारणों से असफल हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर से मेंडलीफ का सिद्धांत और मोसले का सिद्धांत।